नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे अपने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लोकसभा के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, इसके मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्पीकर के बारे में भी साथ ही साथ अगर हम टाइम मिलेगा तो स्पीकर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ये देखिए, ये हमारे संसद की बिल्डिंग है जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में। अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम लोकसभा के बारे में। इसकी स्ट्रेंथ, कॉम्पोजिशन सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो एक तरीके से फिक्स है 552, 552 से ऊपर आप लोकसभा के एमपी को इलेक्ट नहीं कर सकते। उसकी स्ट्रेंथ को फिक्स कर दिया गया है, जिसमें से 530 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो राज्य से आते हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, तथा 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन दोस्तों वो कम्युनिटी होती हैं जिनके माँ या बाप अंग्रेज हुआ करते थे, 2 में से। जब ब्रिटिश ने हम पे इतने सालों तक राज किया तो बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हुए जिन्होंने शादियां करी, वैवाहिक संबंध भी रखे किसी भारतीय महिला के साथ या भारतीय पुरुष के साथ। तो उन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, जिनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोला जाता है, जिनको नॉमिनेट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस प्रकार से 552 की स्ट्रेंथ होती है। 530 आपको स्टेट से लेने हैं, 20 आपको यूनियन टेरिटरी से लेने हैं और 2 आपको नॉमिनेट करने हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हालांकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो था 1960 तक बोला गया था रखा जाएगा, लेकिन फिर से इसको अमेंड करके 2009 के अमेंडमेंट में बोल दिया गया था इसको कि 2020 तक रखा जाएगा। 2020 तक इसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, लेकिन अब बोल दिया गया 2009 में 2020 तक ये लास्ट 2000 आप इसका मतलब अगला जो इलेक्शन होगा, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें तो ये नॉमिनेट किए गए होंगे, लेकिन अगला जो इलेक्शन होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उसमें अगर इसको आगे चल के अमेंड करके फिर से एक्सटेंड नहीं किया गया तो आपको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान में 545 जो लोकसभा मेंबर हैं वो अभी टोटल 545 लोकसभा मेंबर हैं, उसमें से 530 जो हैं वो डायरेक्टली राज्य से आए हुए हैं और 13 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी को। उसमें से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी नॉमिनेट किए हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। अब हम स्टेट के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करता है लोकसभा मेंबर्स को। दरअसल 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में जिसका नाम है, वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम है, वो वोट कर सकता है। ये एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के मेंबर। 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सारे व्यक्ति वोट देने में सक्षम होते हैं, एलिजिबल होते हैं। पहले ये आयु 21 साल हुआ करती थी, जिसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर ये इलेक्शन होता है, जिसमें कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। लेकिन अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो नॉमिनेशन जो होता है, जो नामांकन होता है, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जिसको कि 1960 तक ये होना था, लेकिन धीरे धीरे इसको 10 साल बढ़ाया गया 2009 में। लेकिन फाइनल बोल दिया गया 95th अमेंडमेंट के एक्ट के बाद कि 2020 के बाद ये प्रोविज़न बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हो सकता है अगले इलेक्शन में आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं ये देखने को ना मिले, नॉमिनेटेड मेंबर देखने को ना मिले। अब अगर हम बात करें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो ये कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती हैं इलेक्शन के लिए। दरअसल होता क्या है, ये पॉपुलेशन के बेस पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। इसमें 2 चीज़ों
चीज़ों को दो बातों को ध्यान में रख के ये चीज़ें बनाई जाती हैं। पहली बात तो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए हर एक स्टेट का। सपोज़ एक उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मान लो दिल्ली की। तो रेशियो जो है यहाँ पे पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाता है कि एक लोकसभा जो मेंबर है वो बराबर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो पार्लियामेंट में। लेकिन ये उन स्टेट में नहीं होता जहाँ की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। जहाँ की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है, मतलब 60 लाख से अगर कम ही पॉपुलेशन है किसी राज्य की, जैसे त्रिपुरा वगैरह हो गया, तो लद्दाख हो गया, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। और ये रेशियो इसलिए मेंटेन रखा जाता है जिससे कि बराबरी बनी रहे। ऐसा ना हो कि लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पॉपुलेशन को नहीं। तो स्टेट के साथ साथ पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो 80 सीट अकेले लोकसभा की 80 सीट्स जो है उत्तर प्रदेश से आती हैं। और दूसरी बात क्या है, इसको रीएडजस्ट किया जाता है हर एक सेंसस के बाद। एक जनगणना जो होती है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, इसमें इसको डिलिमिट किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीटें बढ़ाई घटाई जाती हैं हर एक 10 साल के बाद। अब हम सीट रिजर्वेशन की बात करेंगे। जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोला गया था 1960 तक, मतलब केवल 10 साल के लिए रखा गया था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1960 तक बोला गया था कि इस प्रोविज़न को रखा जाएगा। लेकिन तब से 10-10 साल करके बढ़ाया जा रहा है, कई बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि 95वां जो संशोधन हुआ 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, इसमें बोल दिया गया कि ये 2020 के ऊपर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये अब लास्ट है 2020 के बाद। तो जैसे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला हटा दिया गया, उसी प्रकार से एससी एसटी रिजर्वेशन वाला भी 2020 के तक ही एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। इसका जो समय काल होता है वो कितना होता है। समय काल की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है ये एक कंटिन्यूइंग बॉडी नहीं है राज्यसभा के तरीके से। इसका समय काल जो है राज्यसभा जैसे कंटिन्यूएशन में नहीं होता। इसका 5 साल का टर्म होता है, लेकिन कभी भी उसे 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी है, वो चाहे तो एट एनी टाइम उसके 5 साल कंप्लीट होने से पहले इसको डिसॉल्व कर सकता है। और ये चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करी जा सकती, ये आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा जो है वो कभी भी राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इसको भंग कर सकते हैं और ये कोर्ट ऑफ लॉ में उनसे क्या बोलते हैं, चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इमरजेंसी के केसेस में अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी में, तो इसके टर्म को 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है और उसे क्या बोलते हैं, कितने भी टर्म के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन एक बार में पार्लियामेंट 1 साल के लिए इंक्रीज करी जा सकती है लॉ लाकर नेशनल इमरजेंसी के केसेस में। लेकिन अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो ये 6 मंथ के अंदर जो है ये चीज़ सीज हो जाएगी, सीज टू ऑपरेट, मतलब ये चीज़ आगे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद। और अगर हम इनके मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप जो है इनकी क्वालिफिकेशन जो है उसमें सबसे पहली बात तो इस रीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इनको ओथ एंड अफर्मेशन माननी पड़ेगी पूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। और राज्यसभा में इनकी उम्र 30 साल और लोकसभा में इनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और सारी की सारी इनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक पार्लियामेंट डिफाइन करता है, प्रिस्क्राइब करता है। और वो इलेक्टर होने चाहिए, मतलब उसे क्या बोलते हैं, ये राज्यसभा लोकसभा में दोनों में है। ऐसा नहीं है कि उनकी वोट बनी नहीं है, वोटर है नहीं, इलेक्टर है नहीं और इलेक्शन लड़ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इलेक्टर होनी चाहिए। और अगर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा है तो जिस एरिया से वो इलेक्शन लड़ रहा है उस एरिया का वो ट्राइब होना चाहिए। ये इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे इनकी डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में। डिसक्वालिफिकेशन क्या कहते हैं, किस बेसिस पे इनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहला जो रीज़न है डिसक्वालिफिकेशन का वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कोई ऐसा यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कुछ ज्वाइन करते हैं जिससे जहाँ से इनको प्रॉफिट आ रहा है, जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, कोई जॉब है, कोई ऑफिस है, तो इनको ये जो है डिसक्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। अदर देन मंत्रालय अगर इनको मिल रहा है तो वो तो एक अलग बात है, वो तो एक ऑफिशियल पोस्ट है, ठीक
ठीक है। और अगर ये कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये सही नहीं है, या फिर ये इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होते हैं, या फिर ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरी अक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलिजेंस टू द फॉरेन स्टेट, अगर या फिर ये अपनी नागरिकता छोड़ देते हैं इंडिया से और कहीं और की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, तब भी ये उसे क्या बोलते हैं, हटा दिए जाएंगे। और कुछ और भी प्रोविजंस होते हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन के, जैसे इनका जो इलेक्शन है वो कहीं से भी उसे क्या बोलते हैं, करप्ट पाया जाए करप्ट प्रैक्टिस करी है, इन्होंने बेईमानी से इलेक्शन जीता है, तब इनको भगा दिया जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स। 2 साल से ज़्यादा का अगर कोई इनको जेल होती, कारावास होता है, तब इनको उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसे क्या बोलते हैं, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई गड़बड़ी करी है तब भी हटा दिए जाएंगे। और इनको कोई अगर इंटरेस्ट पाया जाता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ठेकेदारी वगैरह कुछ ऐसे करते हैं, तब भी इनको हटा दिया जाएगा। और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक लेते हैं या काम करते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के पद पे हैं या एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 25% जो है शेयर गवर्नमेंट का है, तो वहाँ से भी इनको हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये अनटचेबिलिटी वगैरह में, डाउरी वगैरह में अगर ये इनका नाम आता है, तब भी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये जो अभी मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन के इनको अभी रीज़न बताए, इसमें सारी की सारी जो डिसीज़न होगा, सारा जो फाइनल डिसीज़न होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का डिसीज़न नहीं होगा। ये सारी अगर इनके अंदर कमियाँ पाई जाती हैं, तो फाइनल डिसीज़न जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन से उस पर उसे क्या बोलते हैं, ओपिनियन ले सकता है, लेगा डिस्क्वालिफिकेशन से पहले, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट का ही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 61वां संशोधन था, उसके बारे में, दल बदल कानून के बारे में, इसमें अगर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो कैसे हो। बेसिकली इसमें क्या है, कुछ इसके प्रोविज़न हैं। if he voluntarily gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house। अगर मान लो कोई कांग्रेस या मान लो कोई बीजेपी से जीत कर आया है और बीजेपी की ही नागरिकता उसने त्याग दी, तो वो फिर एमपी भी नहीं रहेगा। और या तो फिर वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जो है वोट कर देता है, या तो फिर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या तो फिर वो कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और एक्सपायरी के 6 महीने बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी 10th शेड्यूल में आता है, ये चीज़ें 10th शेड्यूल में आती हैं। ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होगी, ये पूरी तरीके से चेयरमैन के हाथ में होगी राज्यसभा में, और स्पीकर के हाथ में होगी लोकसभा में। ये इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन 1992 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चेयरमैन और स्पीकर का डिसीज़न होगा वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर सकती है कि ये सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। अब हम वैकेटिंग की बात करते हैं, सीट में वैकेंसी कैसे आती है। तो अगर कोई पर्सन है, मान लो 2 जगह एक साथ इलेक्ट हो गया है, तो विद इन 10 डेज़ उसको बताना पड़ेगा वो लोकसभा में सर्व करना चाहता है या राज्यसभा में सर्व करना चाहता है। अगर उसने नहीं बताया तो राज्यसभा की जो उसकी सीट होगी वो अपने आप वैकेंट मान ली जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर कोई सिटिंग मेंबर है किसी में, सपोज़ मान लो कोई राज्यसभा का सांसद है और वो लोकसभा के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो वो उसकी जो राज्यसभा की सीट है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। उसकी फर्स्ट हाउस जो है उसका वो ऑलरेडी वैकेंट हो जाएगा। या मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा के लिए इलेक्ट होता है, तो फर्स्ट मेंबर जिसमें पहले से ही होगा वो ऑलरेडी वैकेंट मान लिया जाएगा। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड 2 सीट्स इन द हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वैकेंट। अगर कोई 2 के लिए सीट्स के लिए इलेक्ट होता है तो उसको एक चूज़ करनी पड़ेगी, वरना दोनों की दोनों जो सीट्स हैं वो वैकेंट मान ली जाएंगी। और अगर मान लो कोई उसे क्या बोलते हैं, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक है, ये जाता है इलेक्ट होके, ये इलेक्ट होता है एज ए एमपी, और ये 10 दिन के अंदर रिज़ाइन नहीं देता है अपनी एमएलए वाली सीट से, तो इसकी एमपी वाली सीट वैकेंट मान ली जाएगी।
सॉरी 10 दिन के अंदर नहीं, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर इसको अपनी लेजिस्लेचर की जो सीट है उसको वैकेंट करना पड़ेगा, वरना इसकी जो एमपी वाली सीट है वो वैकेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और दूसरी वैकेंसी आती है डिस्क्वालिफिकेशन पे, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी आती है रेजिग्नेशन पे। रिज़ाइन किसको देते हैं लोग? रिज़ाइन अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन को देंगे, अगर लोकसभा है तो स्पीकर को देंगे। एब्सेंस पे भी सीट वैकेंट हो जाती है। अगर 60 दिन तक लगातार कोई कंटिन्यूसली कोई एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट भी वैकेंट हो जाती है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है स्पीकर तथा चेयरमैन के द्वारा, अगर वो परमिशन के बिना सेशन से 60 दिन तक एब्सेंट रहते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, उस टाइम पे अर्जेंट वगैरह कुछ नहीं चल रहा हो, कुछ मतलब सस्पेंशन ही नहीं चल रहा हो, पता चले सदन ही सस्पेंड है और उसको उसके एब्सेंस को नोट कर लिया गया, ऐसा नहीं है। जब सदन चल रहा है उस दौरान अगर 60 दिन आप एब्सेंट हैं तो आपकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। अगर हम इनकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें तो इनको ओथ दिलाने का जो काम है वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर या तो फिर वो किसी को अपॉइंट करते हैं किसी एक मेंबर को, वो इनको ओथ दिलवाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूंगा, जो है लोकसभा स्पीकर के बारे में। लोकसभा स्पीकर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।